कल यहां तक बात कर रहे थे तीन टाइप की इकोनॉमीज होती हैं। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, उसके बाद दूसरी है सोशलिस्ट इकोनॉमीज और तीसरी है मिक्स इकोनॉमीज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वहां ये माना जाता है कि कोई इनविजिबल हैंड है, वर्ड दे दिया है नाम इनविजिबल हैंड। बेसिकली क्या है, ये आदमी का अपना एक क्या है रेशनल पावर है। आदमी खुद सोच समझ सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज सबसे अच्छी है। तो वो मानते हैं कि हर आदमी विवेकशील प्राणी है और वो जो निर्णय लेगा वो उसके लिए सबसे बेहतर निर्णय होगा। तो इस फिलॉसफी के आधार पे कैपिटलिस्ट कंट्रीज या कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमीज चलती हैं उसने ये कह दिया कि हर आदमी को आप कंप्लीटली फ्रीडम दे दो, इकोनॉमिक फ्रीडम, उसमें कोई रोक टोक मत लगाओ, डायरेक्शन मत दो कि क्या करना है क्या नहीं करना। और कंट्री या कोई भी अगर समूह है वो लोगों से मिलकर बना हुआ है, ऑटोमेटिकली वो क्या है आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर मेन क्या चीज है कैपिटलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक, फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम। उसके बाद जस्ट इससे दूसरी अपोजिट क्या है फिलॉसफी है, वो ये कहते हैं कोई भी इंडिविजुअल जो है अगर वो निर्णय खुद ले रहा है तो उसका निर्णय परफेक्ट नहीं हो सकता। दो वजह से परफेक्ट नहीं हो सकता, एक तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के बारे में सोचेगा, मतलब जो सोचने का उसका तरीका, निर्णय का लेने का तरीका है वो शॉर्ट स्पेन का होगा। वो 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल, बहुत ज्यादा वो 10 साल का सोच सकता है। लेकिन अगर सोसाइटी सोच के देगी तो वो 100 साल 200 साल 500 साल तक का आगे का सोच के दे सकती है। तो एक तो क्या है शॉर्ट स्पेन है सोचने का, और दूसरा यह है कि एक आदमी के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन सोसाइटी के पास होगी, स्टेट के पास होगी। तो स्टेट जो निर्णय लेगा किसी व्यक्ति के बारे में वो ज्यादा बेहतर होगा, राज्य बताएगा, राज्य का मतलब समझ गए, सरकार बताएगी या सोसाइटी बताएगी कि एक आदमी क्या बेहतर काम कर सकता है, उस पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये सरकार तय करेगी अब इसे क्या खिलाना है, इस पे क्या काम लेना है, कितनी देर काम लेना, मतलब जो भी डिसाइड करेगा वो कौन करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसमें क्या था, गवर्नमेंट कुछ डिसाइड नहीं करेगी, इसमें सारा कुछ कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, इसलिए फीचर्स हैं, फीचर्स में जाने की हमें जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमें क्या समझना है, हमारे पास जो पॉलिसीज बदल रही हैं इंडियन गवर्नमेंट में या पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिसीज बदल रही हैं वो कैसे कभी इधर की तरफ आ जाती है, कभी इधर की तरफ आ जाती है। अब तीसरा तरह की जो इकोनॉमीज हैं वो है मिक्स्ड इकोनॉमीज। मिक्स्ड इकोनॉमीज में क्या करा है, इन दोनों को ही मिला के एक सिस्टम बना दिया है। मतलब कुछ हिस्सा तो लोगों के पास छोड़ दिया कि जो निर्णय करेंगे कर सकते हैं, और कुछ निर्णय किसने अपने पास रख लिए, रिजर्व कर लिए, सरकार ने कर लिए। तो वो कैसा सिस्टम हो गया, हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई। यहाँ तक कोई इसमें मुझे लग रहा है दिक्कत तो नहीं है ना, ये बात समझ में आ रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या करा है, कुछ हिस्सा लोगों के पास छोड़ दिया है कि वो जो फ्री है उसमें जो करना चाहें करें, और कुछ हिस्सा किस पे छोड़ दिया है, सरकार ने अपने पास ले लिया है। कुछ हिस्सा ऐसा कर दिया है सरकार ने मिला दिया है। तो अगर मिक्स्ड इकोनॉमी में बात करें तो तीन तरह की क्या है एंटिटीज काम करती है। एक हो गया पब्लिक सेक्टर काम करेगा, इसमें क्या करेगा, पब्लिक सेक्टर मौजूद होगा। दूसरा होगा प्राइवेट सेक्टर मौजूद होगा, और एक तीसरा इसमें सेक्टर होगा, उसे कहते हैं जॉइंट सेक्टर। तो जॉइंट सेक्टर ये कई तरह के एक्सपेरिमेंट है, इसमें कई तरह के इसके वेरिएशन है मिक्स्ड इकोनॉमी के। पब्लिक सेक्टर का मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश कराया, वो पब्लिक सेक्टर हो गया। प्राइवेट सेक्टर सरकार की कोई पैसा नहीं लग रहा, सरकार को चला नहीं रही, सारा कुछ किसको छोड़ रखा है, प्राइवेट को छोड़ रखा है। तीसरा इसमें एक सेक्टर ऐसा बना दिया जिसमें पब्लिक और प्राइवेट क्या है मिलके काम करते हैं। इसमें डिपेंड कर सकता है, कई बार प्राइवेट का हिस्सा ज्यादा है, कई बार पब्लिक का हिस्सा ज्यादा है। इस तरह से अलग अलग क्या है फीचर्स हो सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एजुकेशन सेक्टर को ले लें, कुछ स्कूल बिल्कुल क्या है प्राइवेट सेक्टर में है, जो पब्लिक जो कहते हैं पब्लिक स्कूल है, बेसिकली वो कैसे है प्राइवेट स्कूल है। आ रही बात समझ में इसमें?
चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, तो वो कैसे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं, वो उनके ऊपर जो भी खर्चा आ रहा है, कैसे चलाना है, किस तरह से उसमें क्या करना है, वो सारा डिसाइड कौन कर रहे हैं, प्राइवेट लोग डिसाइड कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स किस तरह के होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है, गवर्नमेंट बिल्डिंग बना के दे रही है, गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी दे रही है, सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है। और कुछ क्या है, ज्वाइंट टाइप के स्कूल हैं, जैसे आपका ये वाला स्कूल है, तो ये कैसा हो गया, ज्वाइंट टाइप का स्कूल है। इसमें बिल्डिंग किसने बना के दी है, किसी प्राइवेट आदमी ने बिल्डिंग बना के दी है, कुछ लोगों को भी प्राइवेट आदमी ने रख दिया, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन बाकी रनिंग करने का काम कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। तो ऐसा है, इस तरह के कई सारे वेरिएशन मिलते हैं। तो ये कैसी इकोनॉमी में क्या होते हैं, खाली एजुकेशन सेक्टर नहीं है, आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रहेंगे, वहां भी ये स्थिति मिलेगी कि कुछ प्राइवेट बसें चल रही हैं, कुछ बसें कैसी चल रही हैं, रोडवेज की बसें, रोडवेज का मतलब सरकारी बसें। और तीसरी कैसी बसें होती हैं, ज्वाइंट बसें कैसी होती हैं, ज्वाइंट बसें नहीं देखी, बसों में नहीं बैठे आप लोग। अरे तीसरा टाइप बस, एक तो प्राइवेट बस चलती है, वो तो कोई भी चला ले, आप चला लो, मैं चला लो, कोई चला ले। एक सरकारी बसें होती है, कहते हैं रोडवेज बसें, जो लिखा होता है जैसे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस। तीसरी कौन सी होती है, तीसरी कौन सी होती है, अंडरटेकिंग की बसें। अंडरटेकिंग की बसें क्या होती हैं, प्राइवेट आदमी ने पैसा लगाया, बस खरीदी, लेकिन उसे चलवाएगा कौन, उसे गवर्नमेंट चलवाएगी, फिर जो रेवेन्यू होगा वो आपस में बढ़ जाता है। नहीं होती अंडरटेकिंग की बसें। अरे आप लोग कोई हाँ का जवाब नहीं दे रहे। अरे अंडरटेकिंग की बसें नहीं देखी आपने, कभी रोडवेज की बस पे देखा नहीं है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अंतर्गत लिखा होता है ऐसा करके, अनुबंधित बसें। अनुबंधित बस का मतलब क्या है, किसी प्राइवेट आदमी ने अपनी बस सरकार के हैंडओवर कर दी कि आप इसे जैसे अपनी बसें चला रहे हो ऐसे इस बस को भी चलाओ। और उसमें क्या होता है, ड्राइवर किसका होता है, रोडवेज का होता है, चाहे ड्राइवर प्राइवेट होता है, और कंडक्टर किसका होता है, वो सरकार का होता है। फिर जब उनके टिकट जो आते हैं पैसे, वो उनमें एक पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, टर्म्स कंडीशन तय हो जाती है, उसके हिसाब से उन्हें बट जाता है कि कितने पैसे सरकार रखेगी और कितने पैसे बस मालिक को मिलेंगे। तो वो बेसिकली क्या हो गया, वो जॉइंट है, इसका जॉइंट है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिला के। आ रही बात समझ में, और प्राइवेट बस चल रही है पूरी, तो वो तो पूरा प्राइवेट सेक्टर है। तो सरकार ने खुद बस खरीदी, खुद ही उसमें कंडक्टर रखा, खुद ही उसमें क्या ड्राइवर रखा, तो वो बस कैसी है, पब्लिक सेक्टर की बस है। तो हर सेक्टर में, चाहे आपके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, जितने टाइप के हैं बेस्ड इकोनॉमी में इस तरह की क्या है सेक्टर्स काम करते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था कैसी हो गई हमारी, बेस्ड इकोनॉमी है। इसके अलावा कुछ सेक्टर क्या कर देती है सरकार, पूरी तरह से प्राइवेट लोगों को छोड़ देती है कि ये चीज आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो जैसे रेलवेज हो गई, रेलवेज कौन चला सकता है, किसके पास रिजर्व है, वो केवल सरकार के पास रिजर्व है। अगर कहीं रेलवे की नई पटरी बचनी है, रेलवे का स्टेशन बनना है, नई रेलगाड़ी चलनी है, कुछ भी होना है, वो सारा का सारा सरकार करेगी। अभी तक करती थी सरकार, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन चालू कर दिया है, तो अभी 4-5 साल पहले से प्राइवेट ट्रेनें चलनी चालू हो गई है। ठीक है, तो अभी तक रेलवे क्या था, पूरी तरह से रिजर्व था। ऐसी एयरलाइंस वो पूरी तरह से क्या थी, इसके पास थी, सरकार के पास थी। बसों के मामले में आ गए तो बसें किसके पास आ गई, कुछ तो सरकारी बसें थी, कुछ प्राइवेट बसें थी, कुछ इसमें क्या ज्वाइंट चालू हो गया था। तीसरा, इसके बाद बसों के बाद क्या रह गया आपका, टैक्सी रह गई, कारें रह गई, या रिक्शा रह गई, जो ई रिक्शा होती हैं, या ऑटो रह गए। तो ये पूरे किसके पास है, ये सरकार ने किसके हैंडओवर कर रखा है, प्राइवेट सेक्टर की। इसमें प्राइवेट सेक्टर अपने आप मैनेज कर रहे हैं। तुमने कहीं देखा होगा कि सरकारी ऑटो चल रहे हैं, सरकारी रिक्शा चल रही है, सब कहीं नहीं चलते। तो वो पूरा सेक्टर किसके पास है, सरकार के पास। लेकिन अभी जो सरकार के पास सेक्टर थे, जैसे 2-3 सेक्टर थे, रेलवेज था, और दूसरा कौन सा था, एरोप्लेन था, और शिपिंग था। इसमें सरकार ने धीरे धीरे किसे शामिल करना चालू कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना चालू कर दिया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो इसका एग्जाम्पल यूएस है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है, यूएस। और इसके अलावा जितने भी पश्चिम यूरोप के देश हैं, पश्चिम यूरोप के देश कौन से हो गए, यूरोप के 2 हिस्से होते हैं, एक हो गया पश्चिम यूरोप और एक है पूर्वी यूरोप। इनमें फर्क किस वजह से है, पता किसी को, पश्चिम और पूर्वी यूरोप को अलग अलग कैसे समझाते हैं। अरे पश्चिम और पूर्व, वेस्टर्न और ईस्टर्न, जैसे यूरोप, ये नक्शा नहीं है कभी इसे देख के आप लोग हंसो, ये मतलब यूरोप है, जैसे सपोज करो इसमें करीब
50-60 कंट्रीज है यूरोप के। तो इसमें ये वाले कंट्रीज क्या है, वेस्टर्न यूरोप हो गया और ये ईस्टर्न यूरोप हो गया। इनमें फर्क क्या है, क्यों इनके बारे में इस तरह से बोलते हैं पश्चिम यूरोप? दरअसल जब वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर चालू हुई, कोल्ड वॉर में मैंने आपको बताया था किसके बीच में चालू हुई थी, यूएसएसआर और किसके, अमेरिका के बीच में। अमेरिका ने लड़ाई जब जीती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अकेला नहीं था, अमेरिका के साथ दो कंट्रीज और जो थे, एक तो इंग्लैंड था और एक फ्रांस था। ये दो कंट्रीज और क्या है, उसके बड़े पार्टनर्स थे। तो इन सब की विचारधारा क्या थी कि हमें किसको किसके हिसाब से चलना है, कैपिटलिज्म के हिसाब से चलना है। लेकिन रशिया जो लड़ाई में बाद में शामिल हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, शुरू में लड़ाई किसके बीच में थी, रशिया की लड़ाई बाद में चालू हुई है। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे या टाइम के समझने की कोशिश करोगे तो जर्मनी की लड़ाई केवल दो बड़े कंट्रीज से थी, एक था इंग्लैंड और दूसरा था फ्रांस। तो उन्होंने फ्रांस पे कब्जा भी कर लिया था काफी दिन, करीब 2-2.5 महीने तक पेरिस के ऊपर जर्मन का कब्जा रहा। इन दोनों का झगड़ा था, फिर धीरे धीरे अमेरिका इंग्लैंड के साथ हो गया। अमेरिका इंग्लैंड के साथ किस वजह से हो गया, क्योंकि आपको मालूम होगा अमेरिका किसके कब्जे में था, पहले इंग्लैंड के कब्जे में था 100 साल पहले। मतलब जब से लड़ाई हुई 100 और 200 साल पहले अमेरिका पे किसका राज था, इंग्लैंड का था। बाद में वहां पर जो अंग्रेज रह गए अमेरिका में, उन लोगों ने कहा कि हम क्या है, इस वाले इंग्लैंड को नहीं मानना है, हम अपने आप अलग हो गए। तो अमेरिका क्या है, इस तरह से एक अलग कंट्री बन गया। लेकिन लोग कौन थे उसमें, वही इंग्लैंड वाले थे लोग। तो अमेरिका हमेशा किसके साथ रहा है, इंग्लैंड के साथ रहा है। आ रही बात समझ में? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो अमेरिका भी किसके साथ था, इंग्लैंड के साथ था। झगड़ा बेसिकली किसमें चल रहा था, जर्मनी का चल रहा था फ्रांस से और इंग्लैंड से। अभी रशिया शामिल नहीं हुआ था झगड़े में, ठीक है। लेकिन जब जर्मनी ने रशिया पे अटैक करा तो रशिया को अटैक करने के बाद फिर रूस को किससे शामिल होना पड़ा, इंग्लैंड के साथ शामिल होना पड़ा। फिर उसके बाद बाजी पलट गई और जर्मन हार गया। और उसके बाद दो सुपर पावर पैदा हो गए वर्ल्ड में, एक हो गया यूएसएसआर और दूसरा हो गया अमेरिका। इंग्लैंड हट गया, इंग्लैंड किस नंबर पे आ गया, 3rd नंबर पे आ गया, क्योंकि उस समय तक इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी, इंग्लैंड की मिलिट्री थी, वो काफी कुछ तबाह हो गई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब यूएस ने एटॉमिक हथियारों का एक्सपेरिमेंट कर लिया और उसकी पावर बता दी कितनी है, उसने दोनों शहर तबाह कर दिए थे जापान के। तब से युद्ध खत्म हो गया और उसका श्रेय किसे मिला, युद्ध जीतने का श्रेय पूरा का पूरा अमेरिका को मिल गया। तो अमेरिका तब से क्या है, सुपर पावर हो गया। इंग्लैंड उससे पहले सुपर पावर था, अमेरिका नहीं था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, अमेरिका नंबर 1 पे आ गया और इंग्लैंड क्या है, या ब्रिटेन सेकेंड नंबर पे आ गया। अब दोनों लोग जीते, जो दो बड़े नेता थे, दो बड़े नेशन थे, एक तरफ तो हो गया अमेरिका और दूसरी तरफ कौन सा आ गया, यूएसएसआर। ब्रिटेन, फ्रांस, ये क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे पहुंच गया, 3rd नंबर, 4th नंबर पे पहुंच गया। लेकिन अब ये दोनों कंट्रीज चालू हुए, यूएसएसआर और अमेरिका, इनके बीच में नए टाइप की लड़ाई चालू हो गई, जिसे हम कह रहे हैं कोल्ड वॉर। इसमें लड़ाई मैंने कल भी बताया था, इसमें लड़ाई इस चीज की नहीं थी कि उन्हें किसी एक दूसरे के एरियाज पे कब्जा करना था। इनकी लड़ाई किसकी ऊपर थी, विचारधाराओं की थी, इस फिलॉसफी की थी। यूएसएसआर कहता था सोशलिज्म, क्योंकि तब तक 1917 में यूएसएसआर में सोशलिस्ट क्रांति हो गई थी। उससे पहले वहां भी राजा महाराजा थे, लेकिन जब सोशलिस्ट क्रांति हो गई तो वहां पर मजदूरों और किसानों की सरकार बन गई और उन्होंने बाकायदा घोषणा कर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कहता है कि पूरी दुनिया में झगड़ा किसका है। वो ये नहीं कहते कि झगड़ा, अगर वो मान लीजिए आज इंडिया में बात करेंगे, वो झगड़ा इसका नहीं कहेंगे कि भारत और पाकिस्तान का झगड़ा है, वो झगड़ा इसका भी नहीं कहेंगे हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या कहता है, झगड़ा केवल दो लोगों का है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। मतलब जिन पे पैसा है उनके पास और जिनके पास नहीं है, इन दो का ही झगड़ा है। बाकी वाले जितने झगड़े हैं वो उन लोगों ने बनाए जिनके पास है। मतलब जो हैव्स वाले हैं उन्होंने नए तरीके बना दिए। उन्होंने कहा साहब लोगों का ध्यान बढ़ जाए, तो कहीं तो उन्होंने हिंदू मुसलमान के झगड़े कर दिए, कहीं उन्होंने राष्ट्र के झगड़े क्रिएट कर दिए कि साहब हमारा देश सबसे बड़ा है। लेकिन बोले झगड़ा असली किसका है, केवल हैव्स और हैव नॉट्स का है। और इसलिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कहता है कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं, कौन से लोग, जिन पे नहीं है हैव नॉट्स, जिनके पास नहीं है, उन्हें एक हो जाना चाहिए। तो पूरी दुनिया में क्या चीज फैलनी चाहिए,
कम्युनिज्म फैलना चाहिए। क्या फैलना चाहिए? कम्युनिज्म। मतलब पूरी दुनिया में कैसी सरकार हो जानी चाहिए? सोशलिस्ट सरकार हो जानी चाहिए। उनकी फिलॉसफी ये कहती है कि जिन पे नहीं है वो तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 80%, और इन पे 20% लोग इनके ऊपर बैठे हुए हैं। और वो दूसरी चीज ये कहते हैं केवल और केवल एग्रीकल्चर फार्मर जो हैं, फार्मर्स, और इसमें शामिल कर लो आप मजदूरों को, केवल 2 लोग क्या है, ये कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्टिव क्लासेस हैं। उत्पादन कौन करते हैं? केवल ये 2 लोग उत्पादन करते हैं। कौन? किसान और मजदूर। बोले बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, वो सब लोग इनके ऊपर एक तरीके से परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, और इनका शोषण करके अपनी स्थिति बनाए हुए। तो पूरी फिलॉसफी है, पूरी थ्योरी है, लेकिन वो जो कुछ भी देते हैं उसके हिसाब से क्या है कि अगर दुनिया से सारी चीजें सही होनी है तो दुनिया भर के क्या है, जितने मजदूर हैं, जितने किसान हैं, सबको एक हो जाना चाहिए। और हर कंट्री में क्या हो जाना चाहिए? सोशलिज्म या कम्युनिज्म या बहुत सारे इसके वेरिएंट हैं, वो चीजें स्थापित हो जानी चाहिए। और किस चीज का विरोध कर रहे हैं? कैपिटलिज्म का। वो किसका विरोध कर रहे हैं? कैपिटलिज्म में ऐसा जस्टिस का उल्टा है। कैपिटलिज्म में तो ये पूरा कह रहे हैं कि आप जितना कर सकते हैं, जैसे भी करके आप अगर जितना आप अर्न कर सकते हो, जितना इकट्ठा कर सकते हो, उतना करते चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, हर आदमी स्वतंत्र है। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप साइड में हो जाओ, ठीक है। तो इन दोनों की फिलॉसफी जस्ट उल्टी है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया ने सोशलिज्म को उसने कह दिया कि हमारा उद्देश्य क्या है, पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैलाना है। अब कम्युनिज्म फैलेगा तो अमेरिका में और इसमें भी होगा, यूरोपियन कंट्रीज में भी अभी भी करंट में भी यही झगड़ा चल रहा है। करंट में भी यही झगड़ा चल रहा है, चाहे यूरोप हो, चाहे आपके अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जितने भी कंट्रीज हो, वहां पर एक पूरा ब्लॉक या पूरा एक विचारधारा किसकी चलती रहती है? इस कम्युनिज्म की चलती रहती है। अब कई बार वो लोग ज्यादा उठ के आ जाते हैं, कई बार वो लोग पिछड़ जाते हैं, वो चीज अलग है कि लोगों को कब किसको ऊपर उठा के, ये अलग चीज है। तो ये शीत युद्ध चलता रहा, शीत युद्ध चलता रहा। तो शीत युद्ध किस आधार पर चालू हुआ था कि इनकी विचारधाराओं का फर्क था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो झगड़ा था वो रशिया का नहीं था, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो झगड़ा किसका चालू हो गया? रशिया और अमेरिका का झगड़ा चालू हो गया। फिर इन्होंने अपने अपने देशों को शामिल करना चालू करा। तो रशिया ने अपने आसपास के कंट्रीज को शामिल करा और उन्हें मिलाकर उसने क्या बना दिया? एक बड़ा सा बना, उसे कहती है हमने यूएसएसआर। अब क्या हुआ, जब ये यूरोप के कंट्रीज हुए तो इसमें भी ये वाले कंट्रीज किसके पक्ष में चले गए? यूएसएसआर के। ये कंट्रीज किसके पक्ष में चले गए? यूएसएसआर के। इसमें चेकोस्लोवाकिया था और बहुत सारे कंट्रीज थे। अब तो कुछ कंट्री गायब भी हो गए और ये वेस्टर्न वाले कंट्रीज है किसकी साइड में रहे? यूएस के साइड में। तो यूरोप के 2 हिस्से हो गए एक तरीके के, पूर्वी यूरोप और पश्चिम यूरोप। तो कैपिटलिज्म यूएस में है और पश्चिमी यूरोप के देशों में है, ठीक है। इसके अलावा जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सारे देश कैसे हैं? कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। क्लियर हो रही बात? अब कैपिटलिस्ट में भी ये समझ लो, कैपिटलिस्ट का मतलब फुली कैपिटलिस्ट नहीं होते। कोई क्या है कैपिटलिज्म, बहुत बड़ा कैपिटलिज्म, मतलब सारी चीजों की फ्रीडम है, किसमें थोड़ी कम है, किसमें थोड़ी कम और कम है, लेकिन कुल मिला के सारे क्या है? कैपिटलिज्म है। सोशलिज्म में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें सरकार ने पूरा कुछ कंट्रोल कर रखा है। जैसे चाइना है, चाइना में इतना भी कंट्रोल है कि अगर उन्हें लग रहा है कि एक आदमी को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए तो उस पर भी कंट्रोल लगा रखा है उन्होंने। अब उन्होंने कहा, उन्होंने ये कंट्रोल लगा रखा है कि सब किस आदमी को किससे शादी करनी है, मतलब यहां तक का उन पर कंट्रोल लगा रखा है। तो चाइना कैसा है? एब्सोल्यूट, एक तरीके से देखा जाए कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं उन्होंने इतनी सारी चीजों में रोक टोक नहीं लगा रखी है, लेकिन बहुत सारी चीजों में रोक टोक लगा रखी है। तो वहां पर सोशलिज्म है या कम्युनिज्म है, वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का चाइना में है। तो कैपिटलिज्म भी अमेरिका में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में आप हर तरह से फ्रीडम है, किसी भी तरह से आप काम कर सकते हो, किसी भी तरह का आप बिहेवियर एक्सेप्ट कर सकते हो, आपके ऊपर सोशल बिहेवियर के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे अमेरिका में क्या है, जैसे चाइना में क्या है, चाइना में अगर किसी को शादी करनी है तो अभी सरकार डिसाइड करेगी किससे करोगे किससे नहीं करोगे, हाँ। और अमेरिका में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को किससे शादी करनी है वो सारा कुछ उस पर डिपेंड कर रहा है। आदमी को आदमी से शादी करनी है तो वहाँ फ्रीडम है, कानून बना हुआ है, ठीक है। वहां पे क्या है आपको मालूम है, लीगली अलाउ है इस तरह की शादियां। शादी नहीं करनी उसके बाद भी उसे बच्चे कर रहे हैं, वो भी अलाउ है। लेकिन अब चाइना में चले जाओगे तो सारी चीजें नहीं है वहां पर। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां सारी चीजें कौन डिसाइड कर रही है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। तो ये फर्क है इन दोनों का कि यूएस में तो कैपिटलिज्म कंट्रीज एक ब्लॉक बन गया, सोशलिस्ट कंट्रीज का एक ब्लॉक बन गया,
अब कुछ फीचर्स इसमें अच्छे हैं, कुछ फीचर्स इसमें अच्छे हैं, कुछ इसमें गलत है, कुछ इसमें गलत है। क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि आप किस कंट्री मतलब किस आपको फिलॉसफी क्या लगता है कि कौन सी फिलॉसफी ज्यादा बेहतर हो सकती है हमारे लिए? अभी आप में से तो कहे कि साहब मैं कम्युनिज्म का फेवर करना चाह रहा हूँ, कम्युनिस्ट ठीक है, तो अभी 10 बातें इसके खिलाफ बताई जा सकती है। और कोई कहे कि साहब मैं कैपिटलिज्म का फेवर कर रहा हूँ, तो 10 बातें इसके भी खिलाफ बताई जा सकती है। इसके पक्ष में भी बहुत सारी बातें हैं। बात आ रही समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अभी मुझे पिक्चर देखनी है, बात आ रही समझ में? मुझे क्या देखनी है? पिक्चर देखनी है, और सरकार डिसाइड करता है या मुझे गाने सुनने हैं, सरकार डिसाइड करता है कि आपको यही चीज सुननी है, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? ठीक हो रहा है? नहीं कहोगे ना, कहोगे ये ठीक नहीं हो रहा है तो गलत हो रहा है। हाँ, और अगर अभी आप दिक्कत आ जाए कि आप मान लो बीमार पड़ जाओ, आप पे पैसे नहीं हो इलाज कराने के लिए, या कुछ और दिक्कत आ जाए, फिर आप क्या कहोगे? मैं मतलब इतने सारे लोग हैं और मेरी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और ऐसे हैं, तो तब आप क्या कहोगे? बोले ये भी ठीक नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? अभी पहले एग्जाम्पल में क्या था, आप किसकी बुराई करना चालू कर दोगे? सोशलिस्ट सिस्टम की, कम्युनिस्ट सिस्टम की बुराई करना चालू कर दोगे कि वो कहेंगे कि आप यही वाला गाना सुनो, या आप यही वाला खाना खाओ, या वो कह देंगे कि नहीं आपको यही ऐसे शादी करनी है, तो आप क्या कहोगे? बोले नहीं ये चीज नहीं चलेगी, ठीक है। तो वो कहेंगे ठीक है नहीं चलेगी, तो आप कैपिटलिस्ट सिस्टम में चले जाओ। कैपिटलिस्ट सिस्टम में आप आ गए और बाई चांस आप पे किसी वजह से कुछ भी नहीं बचा, फिर आप पैसे भी नहीं बचे, और कैपिटलिस्ट सिस्टम में भी और भी दिक्कतें मैं बताऊंगा। वहां पर समय समय पे क्या होता है, बेरोजगारी फैलती, बहुत तगड़ी वाली बेरोजगारी, जिसे कहते हैं बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स क्या होते हैं? वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज में फैलते हैं। कभी इकोनॉमी में इतनी तेजी आ जाएगी कि हर आदमी पे पैसा ही पैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट सबको मिल जाएगा, और पता चले कुछ वजह ऐसी आएंगी कि सब पे आदमियों का काम खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी छा जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, फिर प्रोडक्शन कम हो गया, आदमी बेनता परेशान हो जाते हैं। लेकिन सोशलिस्ट कंट्री में इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। तो जब क्या कहते हैं डाउन फेज आता है तो लोग वहां रोते हैं, बोले नहीं इससे अच्छा तो सोशलिज्म में चले जाते हैं, हम क्या करें, ठीक है। बोले गाने हम सुन लेंगे जैसे सरकार चाहेगी, लेकिन रोटी तो मिले, काम तो मिले। अभी लेटेस्ट सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी, और इंडियन गवर्नमेंट पे जो सबसे, भारत में भी लगातार ये चीज आ रही है। ऐसा कभी हम यहाँ से ना तो यहाँ है ना यहाँ है, हम तो मिक्स हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है वो क्या चल रही है? अभी जो डाउन फेज आने की उम्मीद दिख रही है कि जल्दी इकोनॉमीज क्या है गिरने वाली है। आपको मालूम पिछले साल भर से जब से कोरोना चालू हुआ है, कोरोना से पहले से लग रहा था कि किसी तरह से ये मंदी आने वाली है। मंदी का मैंने अभी बताया, मंदी आने का मतलब क्या होगा? बेरोजगारी छा जाएगी, काम धंधे बंद हो जाएंगे, लोगों को पैसे खत्म हो जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं चालू हो जाएंगी। किसी तरह से सरकार इसे रोकने की कोशिश कर रही है, रुक भी जाती है, लेकिन अब वही वाली बात है, जैसे कोई तूफान आने वाला है तो उसे आप थोड़ा बहुत रोक सकते हो। कुछ रोकने के उपाय के बाद आप ये भी कर सकते हो कि अगर तूफान आएगा तो हम क्या क्या इसके बाद करेंगे। लेकिन फिर भी अगर तूफान आपके एस्टीमेट से ज्यादा निकला तो आप क्या करोगे? तो अभी लगातार पूरी सरकारों को चिंता हो रही है कि किसी तरह से ऐसा ना हो जाए मंदी आ जाए और फिर कंट्रीज में क्या हो जाए, बहुत ज्यादा परेशानी आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाए, प्रोडक्शन बंद हो जाए, खाने पीने को ना रहे। फिर उसके साथ साथ और प्रॉब्लम कौन सी चालू हो जाती है? जब जब किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होता है तब तब वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या चालू हो जाती है, टेररिज्म की समस्या चालू हो जाती है, ठीक है। कहीं पे भी कोई आदमी टेररिस्ट बन रहा है या कोई आदमी क्राइम कर रहा है तो आप मान के चलो 99% कारण ये होगा कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। कुछ बड़े कंट्रीज हैं जहां पर क्या है, लोग थ्रिल में क्या है क्राइम करते हैं। जैसे अमेरिका में लोग क्राइम क्यों करते हैं बहुत सारी जगह, या कैपिटलिस्ट कंट्रीज में क्राइम क्यों होते हैं? क्योंकि अगर थ्रिल नहीं मिल रहा, खाली बैठे, उन्होंने कहा चलो आज क्या करते हैं, लूट लेते हैं, आज हम क्या कर देते हैं, किसी को बंदा बना लेते हैं। और आपने देखा होगा लगातार इस तरह की घटनाएं होती है। स्कूल कॉलेजेस में बच्चे क्या कर रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं और वहां पर वो मर्डर कर रहे हैं। वहां की इस समय सबसे बड़ी समस्या ये बन गई है, सोशल समस्या, कि गन कल्चर और ड्रग कल्चर ये बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी का सपोर्ट नहीं है, सोशल नेटवर्क नहीं है। अब इसके बाद अगर ये स्थिति आ जाए कि वहां पर काम धंधे बंद हो जाए, लोगों को पैसे बंद हो जाए, तो क्राइम रेट कितना बढ़ जाएगा। तो अगर इकोनॉमी डाउन टर्न में जाएंगी तो एक बहुत बड़ी समस्या क्या चालू हो जाएगी, टेररिज्म चालू हो जाएगा, और फिर ग्लोबल सिक्योरिटी और ये दुनिया भर की चीजें चालू हो जाएंगी। क्लियर हो रही है? तो बहुत सारे इश्यूज हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हमें समझना है कि यूएसएसआर ने अपना पूरा एक ब्लॉक अलग बनाया था और अमेरिका ने एक पूरा ब्लॉक अलग बनाया था। इनके बीच में शीत युद्ध चलता रहा, फिर वो धीरे धीरे कभी तेज हो जाता था। शीत युद्ध किस में कन्वर्ट हो गया था? स्टार वॉर में कन्वर्ट हो गया था। कौन सी वॉर थी? स्पेस वॉर, नाम सुना है? स्पेस वॉर ये थी कि दोनों लोग कह रहे थे कि जमीन की लड़ाई छोड़ो,
जमीन पे तो हम देर से देर कभी कब्जा कर ही लेंगे, लोगों को हमारी बात समझ में आ रहेगी। हम बोले अब स्पेस में कोशिश करते हैं कि स्पेस में कौन जल्दी क्या है अपना कब्जा स्थापित कर ले, और फिर जिसने स्पेस पे कब्जा कर लिया वो वैसे दुनिया पे कब्जा करना उसके लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि स्पेस से फिर क्या है ना, आपको लड़ाई के लिए सीधे वहां नहीं घुसना। अरे स्पेस की लड़ाई में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ से हमें पाकिस्तान में सीधे घुसना पड़ा, वो आसान काम होगा, या ऊपर से हम उसके यहाँ सीधे चले जाए वो आसान काम होगा? ऊपर से चले जाए वो आसान होगा ना। आप यहाँ से बंदूक फेंको वो आसान होगा, बम फेंको, या ऊपर से कहीं स्पेस में से फेंक दे बम उसके पास, तो कौन सी चीज ज्यादा सेफ होगी? तो ऑब्वियसली स्पेस की लड़ाई, स्पेस पे जिसका कंट्रोल हो गया तो वो आदमी क्या है पूरी वर्ल्ड पे कंट्रोल कर लेगा। तो इनके ऊपर क्या है, स्पेस पे लड़ाई चालू हो गई। स्पेस में कुछ टाइम पे लगा कि यूएसएसआर आगे जा रहा है, फिर अमेरिका को लगा कि हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी, तो अमेरिका ने भी क्या स्पेस प्रोग्राम चलाए जल्दी जल्दी, तो कभी वो आगे हो गए, कभी ये आगे हो गए, और अभी तक चल रही है। अब इसमें थर्ड इस समय करंट में कौन आ गया जो बहुत ज्यादा इनको वो भी कह रहा है कि मेरा भी साहब बराबर का हक है, वो चाइना आ गया। क्योंकि यूएसएसआर तो टूट गया, रशिया टूट गया, फिर रशिया ने धीरे धीरे किसकी तरफ मूव कर गया, वो सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ मूव करता जा रहा है, लेकिन चाइना उधर ही चल रहा है। तो चाइना कह रहा है मैं किसी चीज में पीछे नहीं रहूंगा। चाइना लगातार क्या कर रहा है, वो स्पेस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखते होंगे जितने क्या कर रहे हैं, ये मिशन जाते हैं, उसके बाद यूएस के जाएंगे, नासा के जाएंगे, यूरोपियन एजेंसीज के जाएंगे, उसके बाद किसी का नाम आएगा तो किसका आएगा, चाइना का आएगा, कि चाइना ने पहला अपना वो पहुंचाया इस तरह से। इवन चाइना स्पेस स्टेशन भी दूसरा बना रहा है। स्पेस स्टेशन सुना होगा आपने, वो मिलके बना हुआ है, किससे मिलके बना हुआ है, सारे कंट्रीज से मिलके बना, लेकिन चाइना उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है, क्या ये तो अलग चीज हो गई, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया कुछ हिस्सा इसका, कुछ हिस्सा इसका। ठीक है, भारत का संविधान पढ़ लिया आप लोगों ने? संविधान नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं जानकारी संविधान में। में आजाद हुआ, 26 जनवरी 50 से क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तभी ये तय कर लिया हमारे जो जितने नेता थे और जितने हमारी उस तरह की विचारधारा थी कि भारत मिक्स इकोनॉमी तो रहेगा। कैसी रहेगी, मिक्स इकोनॉमी रहेगी। हम दोनों चीज रखेंगे, कैपिटलिज्म भी रखेंगे, कैपिटलिज्म हटाएंगे नहीं, और सोशलिज्म भी रखेंगे, लेकिन पूरी तरह से ये कह दिया और संविधान में भी वर्ड इस्तेमाल कर लिया कि हमें जाना किधर है, सोशलिस्ट की तरफ जाना है। भारत कैसा देश बनेगा, सोशलिस्ट समाजवादी देश बनेगा। तो कहीं ना कहीं हम दोनों में चुनने के लिए कहा गया, तो हमने कहा इधर की तरफ ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन तब भी मिक्स थे, इसका भी कुछ हिस्सा हमने रखा। जब कंट्री उस समय आजाद हुआ 47, और उसके बाद जब से इकोनॉमिक पॉलिसीज बननी चालू हुई, तो सरकार का पूरा फोकस इसके पर था कि हमें मिक्स तो रहना है। मिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं दोनों कोनों पे रहूंगा, अगर एक तरफ सोशलिज्म एक तरफ कैपिटलिज्म में जिस तरफ झुक रहा हूं उसका तो उसका हिस्सा ज्यादा हो गया ना। मान लीजिए मैं इसकी तरफ झुक रहा हूं, इधर सोशलिज्म में तो मैं सोशलिज्म तरफ ज्यादा झुका हुआ हूं, तो अभी भी मिक्स थी, पूरी तरह से तरफ नहीं हो। तो सरकार ने पूरी तरह से कहा कि हम किस तरफ चलेंगे, सोशलिज्म की तरफ चलेंगे, और लगातार सरकार ने उसी हिसाब से नीतियां बनानी चालू कर दी। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक कहलाता है नेशनलिज्म, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, और एक इसका उल्टा होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन समझते हो क्या है, ये तो बहुत चलता है। क्या है प्राइवेटाइजेशन? निजीकरण है। मतलब क्या प्राइवेटाइजेशन का, हाँ कुछ भी हो सकता है। सिंपल मतलब ये है प्राइवेटाइजेशन का कि सरकार की कोई चीज है, सरकार ने किसी दे दी, प्राइवेट आदमी को दे दी कि ठीक है, उसके बदले में सरकार उससे पैसे ले सकती है, या कई बार बिना पैसे की उसे दे सकती है। और दूसरी चीज ये भी होती है, कई बार क्या करती है सरकार, अपनी चीज ही कहती है, चीज तो हमारी रहेगी, लेकिन इसे चलाएगा कौन, प्राइवेट आदमी चलाएगा। इससे जस्ट उल्टी एक चीज होती है, इसे कहते हैं नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो प्राइवेट चीज है
वो हाँ क्या करेगी, सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। दूसरा इसका ये भी तरीका है कि चीज भले सरकार उसकी प्राइवेट आदमी की रहे, लेकिन चलाएगी कौन उसे? सरकार चलाएगी। क्या चीज पूछ रहे थे? इसको बंद हो गया भाई, चल जो भी मजा नहीं करते बाहर की बातें बाहर नहीं करेंगे, पीछे बात करें। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम जो आज तुम्हारे जो पीछे वाले ऐसे हैं, मैं कह रहा हूँ कि बाहर की बातें बाहर नहीं करेंगे। अच्छा चलो अभी हम बाद में बात कर लें, थोड़ा जो भी हो थोड़ा देखो, आप लोग डेकोरम बना के रखो, वरना फिर यह खाना पूर्ति करने में किसी को टाइम नहीं लगता। हाँ तो 50 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, ये मान लिया कि हमें किधर चलना है, सोशलिज्म की तरफ चलना है, तो सरकार ने लगातार क्या करना चालू करा? नेशनलाइजेशन करना चालू करा। नेशनलाइजेशन का क्या मतलब था कि जो भी प्राइवेट चीज थी सरकार क्या करती थी, उसे देर सवेर इसमें कन्वर्ट कर लेती थी, गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर लेती थी। उस समय तक रेलवे भी प्राइवेट चलती थी। रेलवेज क्या है? प्राइवेट कंपनीज के पास थी, प्राइवेट लोगों के पास रेलवेज थी। सरकार ने सारी रेलवेज कह दी नहीं हमारे हो जाएंगे। उस समय बैंक प्राइवेट थे, सरकार ने सारे बैंक क्या है अपने कब्जे में ले लिए। उसके बाद सरकार ने क्या करा, जितनी इंश्योरेंस कंपनीज थी, जितनी क्या है और बहुत सारी फैक्ट्रीज थी जहां पर क्या है लोग बंद कर रहे थे, या जहां जहां सरकार को लगा कि ये चीज हमारी करनी है, सरकार ने क्या करा, प्राइवेट आदमी को वहां से आउट कर दिया। इस हिसाब से क्या हुआ, कंट्री में नेशनलाइजेशन बढ़ता चला गया और पब्लिक सेक्टर या सरकार का हिस्सा बढ़ता चला गया। तो जब 1956 में क्या खास बात थी, जो दूसरा पंचवर्षीय योजना बनी, सेकंड प्लान 56 में जो लागू हुआ, इसमें सरकार ने खुलेआम कह दिया कि हम क्या करेंगे, सोशलिज्म की तरफ बढ़ेंगे। और अब जो भी भारत में औद्योगिकरण होगा, भारत में जो उद्योग बनेंगे वो पूरे के पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में बनेंगे या गवर्नमेंट इन्हें चलाएगी। तो सरकार ने क्या करा, जितने बड़े बड़े उद्योग थे सब प्राइवेट आदमियों को मना कर दी कि नहीं, ना तो आप इन उद्योग को चलाएंगे ना इनमें पैसा लगाएंगे, और बहुत सारे उद्योग सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिए। तो इस तरह, और बाद में बाकी जो उद्योग प्राइवेट थे उस पर भी सरकार ने दुनिया भर के क्या है लिमिटेशन लगा दी कि कोई अगर उद्योगपति को अपनी फैक्ट्री में मशीन लगानी होती थी तो पहले से सरकार से दुनिया भर की परमिशन लेनी पड़ती थी। ये चीज चलती रही। अब आपको बताया कि सोशलिज्म में भी दिक्कत है, तो पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सारी दिक्कत थी। इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, जो सरकारी चीजों में दिक्कत आती है। अगर आपसे बात करें सरकारी चीज और प्राइवेट चीज, तो आपको क्या लगता है सरकारी चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है? एक सरकारी कॉलेज चल रहा है, हाँ बताओ क्या चीज है? प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे लॉस में चली जाएगी। आ रही बात समझ में? ये एक सबसे बड़ा वो होता है कि वहां पर क्या है, इसे ऐसे समझ लो, वहां पर लोग काम करना नहीं चाहते, या उन पे काम कराने का जो सरकारी होता है, काम कराने का वो विशेष तरीका नहीं होता, और वो धीरे धीरे वो क्या है लॉस में जाना चालू कर देती है। तो सरकार ने अपनी पब्लिक सेक्टर के अंदर जितनी उन्होंने इकाइयां बनाई, जितनी इंडस्ट्रीज खोली, जितने भी सरकार ने काम करे, वो धीरे धीरे क्या हुआ लॉस में जाने लगे, और बढ़ते बढ़ते लॉस इतने ह्यूज हो गए कि सरकार को इन नुकसानों को झेलना मुश्किल हो गया। एक और चीज चलती है, इसे कहते हैं सिकनेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस। इसे समझ लो क्या चीज है, आगे आएगा, अभी थोड़ा बता देते हैं। सिकनेस, बीमार उद्योग। बीमार उद्योग का मतलब क्या होता है, अगर कोई उद्योग लॉस में जाने लगे, कोई इंडस्ट्री वो लॉस में जाने लगे, तो उसे हम कहेंगे बीमार हो गए। ठीक है, वो अपना पैसा नहीं चुका पा रहा, वो अपने स्टाफ को सैलरी नहीं देने पा रहा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? अगर किसी आदमी का नुकसान हो रहा है तो वो क्या करेगा? बंद करेगा ना, वो काम को बंद कर देगा। मैंने मान लो कोई दुकान खोली है, मैंने फैक्ट्री खोली है, नहीं चल रही तो मैं ताला लगाऊंगा उसमें, मैं तो कब से अपने पास से दूंगा। लेकिन अब अगर मैंने मान लीजिए किसी फैक्ट्री को बंद करा है, तो उसमें जो लोग हैं उनके सबके भी क्या करने दिक्कत आ जाएगी रोजगार के ऊपर। तो क्या हुआ, जैसे जैसे भारत में इंडस्ट्री सिक होती चली गई, सिक होने का मतलब लॉस में आती चली गई, तो अब वो लोग बेरोजगार होते चले गए जो उनमें मजदूर काम करते थे। तो जब वो सरकार के पास जाते थे, अब सरकार ने पहले घोषणा कर रखी थी हम किस पे जाएंगे, सोशलिज्म पे। सोशलिज्म में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो जाती है, भाई कोई आदमी आ रहा है तो सोसाइटी या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इसके रोजगार को देखे या इसके देखे किसी परेशानी ना हो। तो जितने भी बीमार उद्योग बनते चले गए, सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आपका लॉस हम झेलेंगे, लेकिन इन आदमियों को बेरोजगार मत करो, हम क्या है ना नुकसान में भी चलाते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? नुकसान में भी चलाते जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ, जो सरकार की जितनी इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, उनमें से बहुत सारी कैसी होती चली गई, सिक इंडस्ट्रीज होती चली गई। और फिर दूसरी बात भी है, जो लोग और थे
उन्होंने भी देखा कि जब सरकार ले रही है तो हम भी अपनी इंडस्ट्रीज को क्या है घोषित करवा दें और हमारी इंडस्ट्री भी सरकार ले लेगी। तो इस तरह से और भी काम चालू हो गए। बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, ये जो सिकनेस थी, इंडस्ट्रियल सिकनेस, ये बढ़ती चली गई। और घाटा कौन उठा रहा है इसका? गवर्नमेंट उठा रही है। तो घाटे बढ़ते चले गए। और प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं हुआ, काम कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये सरकार के ऊपर क्या है, बेवजह की चीजें चलती होगी। अब सरकार के घाटे बढ़ते चले गए। फिर 91 आया, ये चीज चलती रही। 91 अब सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? थोड़ा बहुत सरकार चालू कर रही थी, लेकिन हमारा अभी तक कोई विशेष ऐसी जरूरत नहीं पड़ रही थी कि हम क्या करें, इन जो घाटे वाले उद्योग हैं इन्हें बंद करें या कुछ और करें। ये चलती रही स्थिति काफी साल तक, ठीक है। इंदिरा गांधी ने तो कही दी थी कि हमारी सरकार किसके लिए? गरीबों के लिए है। उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम निकाला था। इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स निकले जिसमें घोषणा कर दी गई कि गरीबों का हित या जो लोग पिछड़ गए हैं उनका हित पहले नंबर पे है। बाकी ठीक है, अगर हमें इसके लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, इसके लिए हमें घाटे में जाना पड़ रहा है, सब करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी किस बात पर रखी गई? सोशलिज्म पर रखी गई कि कोई आदमी को, जहां तक अगर किसी आदमी का रोजगार चल रहा है तो उसको रोजगार को खत्म नहीं करना है, किसी की नौकरी को लेना नहीं है, और कोई गरीब आदमी है उस पर ये चीजें पहुंचानी है, ठीक है। और सोशलिज्म में एक चीज ये भी समझ रहे हो, जो सरकार चीज बना के देगी वो सस्ती देगी और प्राइवेट आदमी देगा उस चीज को वो महंगी देगा। तो सरकार कहती थी कि हमारे उद्योग जो हैं अगर ये चीज बना रहे हैं तो ये सस्ती जा रही है, लोगों को सस्ती चीजें मिल रही हैं, तो इसे मिलने का कोई फर्क नहीं है। तो अभी तक सरकार किस तरफ चल रही है? सोशलिज्म की तरफ चल रही है। लेकिन 91 में गल्फ वॉर हो गई, 1991 में क्या चीज, अब वो तो अभी बताया लोगों को, तो सुन चुके पहले। गल्फ वॉर हो गई। गल्फ वॉर क्या, खाड़ी युद्ध हो गया। क्या था खाड़ी युद्ध? बता जल्दी से यार, बता दो था। खाड़ी युद्ध में क्या हुआ था यार? एलपीजी पता और खाड़ी युद्ध नहीं पता, तो ये कैसे हो गया? क्या हुआ था खाड़ी युद्ध में? 91 में इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार थी, बहुत ताकतवर थे। और उस समय क्या था, एक छोटा सा कंट्री है कुवैत, वैसे बहुत पैसे वाला कंट्री है। खाड़ी कंट्री सारे पैसे वाले हैं क्योंकि वहां पर क्या है, पेट्रोलियम निकलता है, लेकिन उनमें झगड़े भी चलते रहते हैं। तो सद्दाम हुसैन थे, सद्दाम हुसैन किसकी, वहां पर इराक में सद्दाम हुसैन थे, उससे मिलता हुआ कौन सा, कुवैत में। उन्होंने क्या करा, रात ही रात में अपना उस कंट्री पे कब्जा कर लिया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी सद्दाम हुसैन को लग रहा था इस तरह से कब्जा कर लेंगे। अभी पिक्चर आई थी एयरलिफ्ट, आपने देखी होगी अक्षय कुमार की 7-8 साल पहले। तो वो किस बैकग्राउंड पर बनी हुई है? उसी दिन की है जब अटैक करा था और वहां पे इराकी फौजें आ गई हैं। देखिए सबने पिक्चर, वो तो देखा नहीं, वहां पे इराकी फौजें आ गई हैं किसके अंदर? कुवैत के अंदर। और कुवैत के अंदर वो तो भारतीयों को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो वहां के लोग तो थे नहीं। तो 91 में जब अटैक करा तो फिर उसके बाद इराक का और बाकी जो देश थे उनका झगड़ा हो गया। फिर उसके बाद अमेरिका और जो बड़े बड़े देश हैं, जो क्या है, जिन्होंने कहना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में पुलिसमैन की भूमिका निभाते हैं, इसकी भूमिका निभाते हैं। अब उन्हें जिम्मेदारी दी गई, भाई इराक को हटाओ, कुवैत में एक देश है, उससे ऐसे तो होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने जब वहां पर फोर्सेस गई, किसकी, अमेरिका की और बाकी देशों की फोर्सेस, उन्होंने जब इराक को हटाया तो इराक में जाते जाते वहां पर क्या सारे ऑयल कुएं जितने थे उनमें आग लगा दी, ठीक है। और बहुत सारी चीजें चली। तो काफी करीब 1.5-2 साल तक क्या है, ये खाड़ी युद्ध चला। इसका नतीजा ये हो गया कि उस टाइम पे ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, कच्चे तेल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब भारत में 80% जो कच्चा तेल है विदेशों से आता है, और एकदम अगर तेल के दाम बढ़ जाए तो भारत सरकार या भारत के पास उन्हें चुकाने के पैसे नहीं थे उस समय। अब तो खैर बहुत पैसा है हमारे पास, लेकिन तब उस समय केवल $2 बिलियन रह गए थे, $2 बिलियन। तो उस हिसाब से मतलब हम 15 दिन का अपना सामान मंगा सकते थे। कितने का मंगा सकते थे? 15 दिन का सामान हम मंगा सकते थे। तो कंट्री बहुत क्राइसिस में आ गया, पैसे नहीं है, तो अब आप पेट्रोलियम नहीं मंगा पाओगे, कुछ सामान नहीं मंगा पाओगे विदेशों से, तो आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो कंट्री बहुत क्राइसिस में आ गया। तो क्या होता है जब कोई कंट्री क्राइसिस में आ जाता है इस तरह के, तो वर्ल्ड में 2 तरह की और 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक है IMF, एक है वर्ल्ड बैंक, और तीसरी है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक क्या है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा कौन सा है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तीसरा कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों संस्थाएं बना दी गई थी, ठीक है। ये बाद में वाली है, ये 95 में आके बनी है। इससे पहले क्या थी? गैट थी। कौन सी थी? गैट थी। गैट संस्था नहीं थी, एक समझौता था,
और 95 में आगे WTO बना दिया। लेकिन ये दोनों संस्थाएं कब से चल रही हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चल रही हैं। तो क्या होता है, जब कोई देश को अपने एकदम जरूरत आ जाए पैसे की, उसे मान लीजिए बहुत परेशानी में आ जाए, तो क्या हिसाब कर रखा है कि वो कहां से पैसे ले सकता है? IMF से पैसे ले सकता है। मतलब एकदम पैसे की जरूरत पड़ता है। और अगर उसे मान लो एकदम पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत उसे अपने काम कराने देश के अंदर, जैसे आज भारत में मान लो क्या है, सड़कें बनवानी है, आज भारत में पुल बनवाने हैं, स्कूल कॉलेजेस खोलने हैं, कुछ भी और काम करने हैं, मेट्रो बननी है, तो सरकार अब इस समय कोई इमरजेंसी तो है नहीं, तो सरकार को पैसा कहां से मिल जाएगा? वर्ल्ड बैंक से मिल जाएगा कि ठीक है इस पैसे को दे दे। लेकिन अगर इमरजेंसी आ जाए, अभी मान लो कोई दिक्कत आ जाए बहुत बड़ी, तो पैसा कहां से मिलेगा? किसी भी कंट्री को IMF से। जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे, अभी करीब 6 महीने से इस समय सबसे ज्यादा खराब स्थिति में कौन चल रहा है? पाकिस्तान चल रहा है। कौन चल रहा है? पाकिस्तान। किसी को मालूम पाकिस्तान खराब स्थिति में चल रहा है सबसे ज्यादा? तो पाकिस्तान क्या कर रहा है लगातार? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। इमरान खान पिछले 2-3 महीने से लगातार 4 महीने से कहां के चक्कर लगा रहे हैं? IMF के चक्कर लगा रहे हैं। बाकायदा हर बार IMF में जाके कह रहे हैं और वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वहां से क्या मिल जाए? राहत पैकेज मिल जाए। क्या मिल जाए? राहत पैकेज का मतलब क्या है कि अभी वहां पे जो परेशानी है, पैसा नहीं है, और अगर ऐसी स्थिति, जैसे क्या होता है ना, सुनो, अगर किसी का पता चल जाए कि ये दिवालिया होने वाला है, तो लोग फिर उधार देना बंद कर देते हैं ना। पता चले किसी की नौकरी छूट गई, किसी का काम धंधा खराब हो गया, तो लोग पैसे देना बंद कर देंगे, जो उधार देता था तो वो भी बंद कर देगा। हाँ, यही तो होता है। तो ऐसे अगर किसी कंट्री के बारे में पता चल जाए कि ये कंट्री दिवालिया होने की स्थिति पे आ गया, तो अब कोई कंट्री ऐसा तो है नहीं वो सारी चीजें खुद ही बना रहा है, उसे बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से भी मंगानी है। मान लीजिए जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में इस समय बहुत पैसा है, अमेरिका में भी बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा कौन सा अमेरिका को सारी चीजें खुद ही पैदा कर रहा है? अमेरिका को गेहूं मंगाना है तो कहां से मंगाएगा? इंडिया से मंगाएगा। चावल मंगाने यहीं से मंगाएगा। अगर मान लो उसे कपड़े मंगाने तो कहां से आएंगे? वो यहीं से, नोएडा से और यहीं की यूनिट से जाते हैं। ज्वेलरी मंगानी है वो यहाँ से जाती है। तो ऐसे ही अगर पाकिस्तान को दवाइयाँ मंगानी है तो कुछ दवाइयाँ तो वहाँ बन जाएंगी, लेकिन दवाइयाँ कहाँ से जाएंगी? इंडिया से जाएंगी, US से जाएंगी। उसे अगर डिफेंस के आइटम मंगाने हैं, मान लो तो बम मंगाने हैं, तोपें मंगानी है, इसे मान लो कंप्यूटर मंगाने हैं, उसे और कुछ मंगाना है, मशीनरी मंगानी है, तो कहाँ से आएंगी? विदेशों से आएंगे ना, और उसके लिए पैसा चाहिए। तो अगर उस पर पैसा खत्म हो गया और दिवालिया होने की स्थिति में आएगा, तो वो क्या उम्मीद करेगा कहीं से उसको कोई आश्वासन दे दे कि नहीं भाई इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। तो ये गारंटी और ये राहत पैकेज ही लेने के लिए कहाँ गए हुए हैं? IMF पे गए हुए थे, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हो पाया पैकेज। ठीक है, तो वो तो पूरी अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स चलती है, फिर वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो अलग मसला। लेकिन अभी तक IMF ने पाकिस्तान के लिए कोई पैकेज घोषित नहीं किया। जिस दिन घोषित होगा उस दिन अखबार में आएगा बड़ा बड़ा कि पाकिस्तान को क्या है, एक पैकेज घोषित हुआ। खैर, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? 91 की बात कर रहे हैं। 91 में यही हालत किसकी थी? इंडिया की थी। तो इंडिया ने किसके पास गया? IMF में गया। IMF ने मान ली बात कि हाँ साहब हम पैकेज दे देंगे। कुछ पैसे तो ये बिना बातचीत के दे देते हैं, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। इसमें IMF में पैसा कहां से आता है? ये हर कंट्री से पहले जमा कराता है जब कोई इसका मेंबर बनता है, और इसके बाद कुछ लोग अपना जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो जमा करा देते हैं, तो इसमें पैसा इकट्ठा हो जाता है। फिर जिसे जरूरत होती है वो उस हिसाब से पैसा दे देता है। तो कुछ पैसा तो IMF वैसे देने को तैयार हो जाता है। ट्रेंचेस कहते हैं इसे, कि पहले ही आपको लेयर मिल गई, अब आपको दूसरी लेयर चाहिए तो उनकी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। तीसरी लेयर चाहिए, मतलब तीसरी आपको किस चाहिए तो आपको और बातें समझनी पड़ेंगी उनकी। तो कुल मिला के भारत को तो उस समय बहुत पैसे की जरूरत थी, तो जो पैसा खुद अपने पास लेने हिस्से वाला था वो तो काम चलता नहीं था। बाकी जो पैसे थे उसके लिए क्या है, भारत सरकार ने बातचीत करी। तो अब ये IMF कह रहा है पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी क्या पैसा डूब जाएगा, मिलेगा नहीं। हमारी बात समझ में? तो फिर इनने शर्तें लगाई भारत पे, बोले आपको राहत पैकेज में सारी चीजें दे देंगे, लेकिन आपको ये पूरा प्रोग्राम लागू करना पड़ेगा। बोले हमने खूब देख लिया आपके यहाँ क्या होता है, आपके यहाँ कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपके यहाँ सिक इंडस्ट्रीज है, ये दुनिया भर की चीजें, मतलब कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। बोले ऐसा पैसा फंसा देंगे तो हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि पैसा हमारा नहीं है, हमने भी तो सब दुनिया भर के देशों से पैसा ले रखा। तो IMF ने कहा पहले आप ये पैकेज लागू करो। तो वो पैकेज का सिंपल मतलब क्या था, एक लाइन का मतलब ये था, बोले अभी तक जो आप इसके गाना गा रहे हो किसका, सोशलिज्म में बढ़ेंगे, बोले इसे खत्म करो। अब आप किसकी तरफ तय करोगे कि अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ेंगे।
ठीक है, तो इस पे अगर आप तैयार हो तो हम क्या करेंगे, आपको पैकेज दे देंगे। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जब क्राइसिस चालू हुआ तब प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर। जिस समय जब ये क्राइसिस चालू हुआ तब प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के टाइम तक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें भारत का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखवाना पड़ा था। बाकायदा टीवी में फुटेज आती थी, जहाज दिखाते थे कि वो भारत का सोना लेके कहाँ जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कहते थे जैसे अंग्रेज सोना लेके जाते थे ना भारत से कभी पुराने टाइम में, तो ऐसे दिखाते थे कि देखो भारत का सोना फिर से क्या है, इंग्लैंड में जा रहा है। लेकिन वो तो सरकार ने भेजा था गिरवी रखने के तौर पे। उसके बाद सरकार आई नरसिम्हा राव की, पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। अब सरकार ने IMF से क्या कर लिया, समझौता कर लिया। अब ये वित्त मंत्री को जिम्मेदारी दी गई कि ये जो समझौता करा है, यही जो चीज कह रहे हैं कि आप कैपिटलिज्म की तरफ जाओगे, इसे लागू करो। तो फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम लागू हुआ जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम, कि आपको पूरी अपनी स्ट्रक्चर को बदलना है। बदलने का मतलब यहां से इधर की तरफ मूव करना है। तो क्या करा, अब हमें क्या नेशनलाइजेशन की तरफ, किस तरफ जाना है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। ठीक है, तो सरकार ने फिर इस हिसाब से पूरी अपनी पॉलिसी बनाई और फिर लगातार क्या है, ये तय हुआ कि हम किसकी तरफ जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। और तब से जो लहर चल रही है 91 से, अब कितने साल हो गए, 91 से कितने साल हो गए आज तक, 30 साल। 30 साल से लगातार हम लोग किसकी तरफ चल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल रहे हैं। फिर सरकार ने क्या करा, धीरे धीरे जो चीजें पहले कभी नेशनलाइज करी थी उन्हें सरकार ने क्या करा, प्राइवेटाइज करना चालू करा। जैसे मैंने आपको बताया किसी टाइम में रेलवे प्राइवेट चलती थी, सरकार ने क्या कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया। अब उल्टा कर रही है इस समय सरकार, कि सरकार इस समय जो अपनी रेलवे है वो किससे चलवा रही है, प्राइवेट सेक्टर से चलवा रही है। सरकार ने जो बैंक, जो प्राइवेट बैंक थे उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अब सरकार क्या कर रही है, बैंकों को, एक तो प्राइवेट कोई भी बैंक खोल सकता है, दूसरे अपने बैंकों को भी सरकार ने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज करना चालू कर दिया। बाकायदा जो नीति निकाली 91 में, उसमें सरकार ने घोषणा कर दी कि हम केवल 6 चीजें ऐसी हैं जिसमें हम काम करेंगे, मतलब बाकी जितनी चीजें हैं उसमें सारे प्राइवेट आदमी आ सकते हैं। बाद में कहती कि 6 भी नहीं, हम इसमें क्या है, केवल 4 चीजें हैं जिसमें हम काम करेंगे। और करंट में केवल 3 सेक्टर ऐसे बचे हुए हैं जिसमें सरकार ने कहा कि हम काम करेंगे, बाकी को काम नहीं करने देंगे। वो सेक्टर कौन कौन से, एक तो एटॉमिक एनर्जी है, एक केमिकल एक्सप्लोसिव्स है, और एक जो इसी तरह की चीजें हैं उसमें रेलवे था पहले शामिल, रेलवे हटा दिया है। ठीक है, ये सरकार ने 3 को छोड़ के बाकी कहा कि बाकी सारे सेक्टर में कहां पर भी किसी भी चीज में जो भी काम कर रहा है कोई प्राइवेट आदमी काम कर सकता है। तो ओवरऑल जो चेंजेस करा गया, सारी चीज चेंजेस की गई। वो जो इन्होंने नाम बताया था उसे शॉर्ट में कहते हैं LPG प्रोग्राम। अब क्या है, मैं फुल फॉर्म तो बता दो, LPG की क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, लाइसेंस राज खत्म हो गया। ठीक है, मैंने बताया था 56 में जब ये चालू करी थी सरकार ने कहा हम सारी चीजें देखेंगे, कि अगर आप, मतलब मजाक के तौर पे बता देते थे कि अगर आपको अपनी फैक्ट्री में या अपने यहाँ एक कुर्सी भी लगानी है तो पहले सरकार को बताना पड़ेगा साहब हम यहाँ पर 4 कुर्सी खरीद के ला रहे हैं। तो सरकार देखेगी हाँ ठीक है, कुर्सी किस काम के लिए आ रही है, क्या है, सरकार को लगेगा, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि सारी चीजें हम रेगुलेट करें। ठीक है, तो इसके लिए अब रेगुलेट सरकार कैसे करती है, उसके लिए सरकार कोई ना कोई आदमी भेजती है जिसे हम इंस्पेक्टर कहते हैं, कि सरकार ने एक इंस्पेक्टर भेज दिया। तो क्या था, उस चीज को कहते थे कि हर जगह इंस्पेक्टर राज चल रहा है, कभी लेबर इंस्पेक्टर आ रहा है, कभी पॉल्यूशन इंस्पेक्टर आ रहा है, कभी सप्लाई इंस्पेक्टर आ रहा है, दुनिया भर के इंस्पेक्टर को पद थे, वो जाके सारी चीजें देखते थे। तो ये चीज हुआ। फिर कोई चीज लेनी होती तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, LPG में लिबरलाइजेशन, L की बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन में क्या करा सरकार ने, सरकार ने खत्म कर दिया, बोले ठीक है हम कुछ नहीं देखेंगे, कुछ मतलब नहीं है, जिस आदमी को जो काम जैसे करना है वो कर ले, इंस्पेक्टर राज खत्म, इंस्पेक्टर राज खत्म। ठीक है, बात आ रही समझ में। दूसरा क्या पॉइंट हो गया, प्राइवेटाइजेशन। क्या मतलब हो गया प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। तो वो एक ही बात, वो इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन, हिंदी में निजीकरण। मतलब क्या हुआ इसमें, क्या हुआ यार, एक एक करके बताओगे तभी तो, वहां बताओ, तुम बताओ। ना निजीकरण की बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं।
क्या चीजें? गवर्नमेंट की चीजें किसे देनी चालू कर दी? प्राइवेट को देनी चालू कर दी। ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, लेकिन कुल मिला के प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट की जो चीजें थी या गवर्नमेंट जिन पे कंट्रोल करती थी प्राइवेट आदमी को दे दिया। हर चीज क्या हो गई? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, क्या बता रहे थे? हाँ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब अभी तक हम केवल अपने कंट्री में काम मतलब थे, बाकी लोगों से अगर मान लीजिए दूसरे देशों से या विदेशों से हमें कुछ अगर संपर्क बना के रखना है तो सरकार के माध्यम से होगा, या उस पर बहुत सारी रोक टोक लगू थी, लेकिन सरकार ने कहा कि सारी चीजें खोल रहे हैं। विदेश से पूंजी, विदेश से मशीनरी, विदेश से पैसा, विदेशी कंपनी, विदेशी सामान, जो कुछ भी आ सकता है उस पर कोई रोक टोक नहीं। यहाँ का कोई आदमी विदेश सामान लेके जाना चाहे उस पर कोई रोक टोक नहीं, यहाँ का पैसा विदेश जाना चाहे उस पर कोई रोक टोक नहीं, यहाँ की मशीनरी विदेश जानी चाहे उस पर कोई रोक टोक नहीं। कुल मिला के ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? आप बाकी दुनिया के देशों से अपना मेल मिलाप ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हो। अभी तक आपके देश के दरवाजे बंद थे, इसे कहते थे क्लोज डोर पॉलिसी। अब आपने दरवाजे खोलने चालू कर दिए तो कैसी हो गई? ओपन डोर पॉलिसी हो गई। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपने अपने सारे रास्ते खोल दिए और उससे क्या है, बाहर का सामान आ रहा है, बाहर की पूंजी आ रही है, बाहर की मशीनरी आ रही है, और आपके यहाँ से भी जा रही है। पहले आप कैसे भी नहीं जा सकते थे, अब जाना चालू करते थे। ये क्या कहला रहा है? ग्लोबलाइजेशन कहला रहा है। इन तीनों को ही मिला के क्या कह रहे हैं? एसएपी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। एसएपी ये किसने दिया? ये IMF ने दिया था। ये कहा था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लागू करो तो हम आपको क्या करेंगे? पैकेज देंगे। सरकार ने मान लिया, और इसे ही हम कह रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या कह रहे हैं इसे हम? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। तो अभी अगर 70, 75, 80 साल की बात करें भारत के बारे में, तो पहला फेज क्या था, उसके बाद कैसे सेकंड फेज आया, और अब हम किधर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी जैसे किसान आंदोलन की बात करें, वो भी एक पॉइंट है, कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सरकार अभी LIC किसकी कंपनी है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सरकार की कंपनी है। जल्दी ही सरकार इसी महीने में क्या करने जा रही है? इसका एक हिस्सा प्राइवेट सबको बेचने जा रही है, जिसे कह रहे हैं IPO। IPO का मतलब क्या हो रहा है कि अभी जैसे सरकार का, जैसे इतना बड़ा सरकार के पास कोई एरिया है, इसमें से इतना एरिया सरकार किसे बेचने जा रही है? प्राइवेट आदमी को भी। ये आपके पास हो गया, ठीक है। तो अभी तक पिछले उसमें सरकार ने बहुत सारी कंपनीज को क्या करा है? अपने पास से किसे बेच दिया? प्राइवेट आदमी को बेच दिया। बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी सरकार की लॉस पे डायरेक्ट किसे बेच रहे हैं। अभी 2 बैंक हैं, बहुत जल्दी अभी जो सेशन चल रहा है इसमें सरकार उसे पास करने वाली है, वो किस पे चले जाएंगे? प्राइवेट में चले जाएंगे। रेलवे है, सरकार ने क्या करा है? रेलवे के प्राइवेटाइजेशन चालू कर दिया। तो बहुत जल्दी क्या है, अभी भी चल रही है प्राइवेट ट्रेनें, लेकिन जो प्राइवेट ट्रेनें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की बनाई हुई कंपनियां हैं वो चला रही हैं। अब इसके बाद और हो रहा है तो प्राइवेटाइजेशन के बहुत सारे फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है नुकसान नहीं है, बहुत सारे फायदे भी हैं। जैसे अभी तक प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या बताते हैं? किसी टाइम में जब तक हम सोशलिज्म की तरफ चल रहे थे, एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, किसी टाइम में 2000 तक की 2000 और इससे पहले तक कर लेते हैं। मान लीजिए 1990 तक की बात कर लेते हैं। 1990 तक में क्या था? फोन एक ऐसी चीज थी जो बहुत लग्जरी मानी जाती थी। लग्जरी का मतलब पूरे कई मोहल्लों में कोई एक आध फोन होता था, ठीक है, और वो फोन भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था, बहुत महंगा था। लोगों को बातचीत करने का मतलब क्या होता था कि फोन का मतलब ऐसा था कि ये माना जाता था कि किसी के यहाँ फोन है तो वो सोसाइटी का अपर क्लास का व्यक्ति है। फोन नहीं होते थे, सालों क्या है फोन लोग अप्लाई करते थे, वो मिलते नहीं थे फोन। फिर वो फोन क्या अगर खराब भी हो जाते थे तो सही नहीं होते थे। तो फोन जैसी एक चीज थी। और प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट कंपनीज आई, फिर नई नई चीजें आई, नई टेक्नोलॉजी आई, वो नई टेक्नोलॉजी लेके आए। और आज स्थिति क्या है कि सरकार क्या कर रही है? ऐसी स्थिति में आ गई है कि फोन फ्री बांट रही है, लोगों को फ्री बांट रही है और कह रही है कि फोन रखो, नहीं है तो हम दे रहे हैं तुम्हारे पास। आ रही बात समझ में? तो ये बताया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन से पहले फोन एक ऐसी चीज थी जो एक बहुत सुपर लग्जरी मानी जाती थी, ठीक है। और अब इस समय क्या है, ये ऐसी चीज हो गई कि अगर फोन गिर भी गया तो बहुत सारे लोग फोन उठा भी नहीं रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइवेटाइजेशन के सारे फायदे ही फायदे हैं, प्राइवेटाइजेशन के नुकसान भी हुए हैं। तो वो तो इतनी गहरा बात है कि आप जितना पढ़ते चले जाओगे नई नई बातें समझ में आने लगेगी। सिविल के हिसाब से आपको ये पता रहना चाहिए कि सोसाइटी में इनके क्या असर हो रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को किधर से लेके जा रही है, किधर की तरफ। तो गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज, अब ये है ना, जो पॉलिसीज बनती है पार्लियामेंट में, जो बिल पास हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है, आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो बहुत सारे और भी चीजें होती हैं, इसमें पॉलिटिकल एंगल अलग होता है, लेकिन अभी हम किस बारे में बात कर रहे थे, इकोनॉमिक एंगल के बारे में बात कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है ये दो चार चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो डायरेक्शन समझ में आ जाएगा गवर्नमेंट किधर चल रही है। पार्टीज इसी आधार पर अलग अलग अपनी क्या बनाती है, मैनिफेस्टो बनाती है। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन या सोशलिस्ट आंदोलन किसी टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग था। कांग्रेस पार्टी जब तक थी वो खुलेआम कहती थी हम क्या है समाजवाद की तरफ जाएंगे। फिर बंगाल में, केरल में, उधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ज्यादातर में क्या थी, कम्युनिस्टों की सरकारें थी। लेकिन धीरे धीरे कम्युनिस्ट मूवमेंट खत्म होता जा रहा है और अब इस समय क्या है, जो पार्टीज आ रही है वो कहीं ना कहीं किसके पक्ष में बात कर रही है, कैपिटलिज्म के पक्ष में बात कर रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैपिटलिज्म बुरा है अच्छा है, मैं कह रहा हूँ कैपिटलिज्म में बहुत सारी अच्छाई भी है बुराई भी है, सोशलिज्म में बहुत सारी अच्छाई बुराई है। अब ये डिपेंड करता है आपको कि आप किस कौन सी टाइम में कौन सी चीज देख रहे हैं। अगर आप कैपिटलिज्म का फेवर करेंगे तो इसकी अच्छी बात बोलेंगे, और आप सोशलिज्म का फेवर करेंगे तो सोशलिज्म की अच्छी बातें बोलेंगे। ठीक है, तो कोई विचारधारा ना तो पूरी तरह से बुरी है ना पूरी तरह से अच्छी है, मिक्स होती है। और मिक्स विचारधारा भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अच्छी है पूरी तरह से बुरी है, कई बार उल्टा हो जाता है, इसमें दोनों की बुराइयां शामिल हो जाती हैं। पूंजीवाद की बुराइयां भी और समाजवाद की बुराइयां मिलकर मिक्सवाद में शामिल हो गई, और कई बार इसका उल्टा भी होता है कि दोनों की अच्छाइयां मिलकर शामिल हो जाती हैं, तो वो मिक्स इकोनॉमी बहुत अच्छी बन जाती है। ठीक है, तो अभी आज यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद कल दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको आ गया होगा। बहुत सारे पीछे वाले बैठे हैं, रिपीट करा है। 10 मिनट और हो गया यार, ये तो अटेंडेंस हो जाएगी, 10 मिनट हो जाएगी। चलो तो अभी बातचीत कर रहा हूँ मैं, ऐसे जा रहा हूँ जिसे बता दो। अरे ये बिजी आदमी है तो चल जाएगा। अरे तुम लोग चाहोगे तो अपना नुकसान करोगे, इसलिए तुम्हें पता है अटेंडेंस नहीं होगी तो तुम्हारा अटेंडेंस का मैं लास्ट में स्मार्टफोन में तुम्हारा हाथ से बदल जाएगा। हमारी बात तो हो सकता है अभी सरकार शामिल कर रही है, हो सकता है इसी में तुम्हारी स्कूटी भी शामिल कर रहे हैं, तो जिसके